पहली कॉज यहाँ पर बताइए कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस का क्या रोल होता है एक्सचेंज रेट के अंदर, कि जब कंट्री की जो इकोनॉमिक फ्यूचर है वो लोगों को ब्लीक नज़र आ रहा हो, मतलब वो लोगों को अच्छा नज़र ना आ रहा हो करेंसी होल्ड करने का, तो लोग क्या करते हैं कि उस करेंसी से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मतलब अगर लोगों को जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो स्पेंड नहीं करते कहीं पर। ठीक। और उनकी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी उस करेंसी को सेल करके उसके मुकाबले में जो है वो दूसरी करेंसी ख़रीद लें। Political institutions of a society are crumbling. Investors were hurried to dump that currency, selling it at loss to get their wealth into a more stable currency. कि वो फिर क्या करते हैं कि अपनी जो करेंसी है उसको बहुत कम कीमत पर या लॉस पर बेचकर अपनी जो वेल्थ है उसको किसी ऐसी करेंसी में लगाना चाहते हैं जहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो। तो पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत मैटर करता है। जब पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं होता, public confidence in a country's political and economic future will help steady a currency। कि अगर लोगों को कॉन्फिडेंस हो करेंसी पर तो लोग इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर। ठीक, उसको यूज़ करते हैं। अगर लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो उसको इन्वेस्ट करना और उसको यूज़ करना छोड़ देते हैं, तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो गिर जाता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट है मार्केट मैनिपुलेशन। अब मार्केट मैनिपुलेशन क्या होती है कि मार्केट्स को मैनिपुलेट करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। इसकी अब बेस्ट एग्जांपल इस हेडिंग में मैंने आपको दी है। जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। इट इज़ पॉसिबल फॉर करेंसी स्पेकुलेटर्स ऑफ गवर्नमेंट देमसेल्फ टू मैनिपुलेट द वैल्यू ऑफ करेंसी। Chinese, for example, has traditionally maintained the Chinese yuan at an artificially low exchange rate, making Chinese product abnormally cheap on the world market। अब वर्ल्ड मार्केट में क्या है, सबसे ज़्यादा चीप किसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हो रही हैं, चाइना की प्रोडक्ट सेल हो रही हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना अगर वर्ल्ड के लिए माइक्रोवेव ओवन बनाता है तो ये अगर पर डे वो $6 अपने जो अपना उसका वर्कर है उसको वो पे कर रहा है, और जब ये यूनाइटेड से स्टेट्स में सेल होता है तो ये $100 में सेल होता है। तो यूएस गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है। अब उसी मुकाबले में जो यूएस में बनने वाले माइक्रोवेव हैं वो $140 में सेल होते हैं, जबकि चाइना में जो माइक्रोवेव ओवन बन रहा है वो $100 में सेल होता है सॉरी। तो जाहिर है कि फिर लोग कौन सा ख़रीदेंगे, जो $140 में सेल हो रहा है या जो $100 में सेल हो रहा है। ऑब्वियसली लोग वो ख़रीदेंगे जो $100 में सेल हो रहा है। तो इस तरह से चाइना ने मार्केट्स को मैनिपुलेट किया हुआ है, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको चीप करके उनको सस्ता करके आगे बेच देता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक। अब यूएस की ये कोशिश होती है यूएस गवर्नमेंट की कि वो ये ट्राई करते हैं कि ये जो चाइनीज़ करेंसी है ये फ्लॉट कर जाए। ठीक है। उनकी कोशिश ये होती है कि चाइनीज़ करेंसी में करेंसी फ्लॉट करने का मतलब ये है कि एक तो वो करेंसी होती है ना कि जो आपकी गवर्नमेंट के अंडर होती है, गवर्नमेंट जिसको कंट्रोल करती है। जब आपकी इकोनॉमिक्स को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ट्रेड को गवर्नमेंट उसके ऊपर उसके रेट्स फिक्स कर देती है। तो ये सिस्टम चाइना में चल रहा है कि बीजिंग जो गवर्नमेंट है वो रेट फिक्स कर देती है और उसी से सारी दुनिया में सेल होती है, जबकि यूएस में तो फ्री ट्रेड है। तो यहाँ पर फ्री ट्रेड नहीं है, तो यूएस की ये कोशिश होती है कि बीजिंग की इंटरफेरेंस के बगैर जो यूएस की करेंसी है वो फ्रीली फ्लॉट करे। ठीक, मतलब सप्लाई और डिमांड के लिहाज से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ख़ुद उसकी वैल्यू को ज़्यादा भी करें और कम भी करें। तो इससे क्या होगा कि अगर वो भी उन चीज़ों को महंगा करके बेचते हैं तो तब जाके यूएस जो है उनको कम्पीट कर सकता है। तो फिर अब क्या है कि दिस वुड बी गुड फॉर जनरल इलेक्ट्रिक बट बैड फॉर एनी बॉडी शॉपिंग फॉर अ माइक्रोवेव। कि अब जैसे यूएस जो है वो $140 की प्राइस पर सेल कर रहा है, तो यूएस की ये कोशिश है कि जो चाइना है वो भी $140 पर उसको सेल करे। लेकिन इससे होगा क्या, जो जनरल इलेक्ट्रिक्स की जो कंपनीज है उनको तो बहुत फ़ायदा होगा अगर चीज़ें महंगी बिक रही हैं, लेकिन जो शॉपिंग करने वाले हैं, जो ख़रीदार हैं, उनके लिए उसको बाय करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो इस तरह से मार्केट मैनिपुलेशन होती है, चाइना चूँकि सस्ता बेचता है
तो ज़्यादातर जो बायर्स हैं वो चाइना की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। दिस इज़ मार्केट मैनिपुलेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज है एक्सचेंज रेट की, ठीक है। इससे भी क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स चाइना की तरफ चले जाते हैं, तो यूएस की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत कम पड़ जाती है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होती है? इट इज़ डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी अ कंट्री स्पेंड्स अब्रॉड फॉर imported goods and services on one hand, and the amount of money the same country receives in exchange for its own exported goods and services। कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि डिफरेंस ये चेक किया जाता है कि जो एक कंट्री जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो कितने परसेंट है और जो बदले में इंपोर्ट्स आ रही हैं वो कितने परसेंट है, ठीक है। कि मतलब ये कि एक कंट्री जो एक्सपोर्ट्स से उसे मिल रहा है, क्या बदले में जो वो इंपोर्ट्स ला रहा है वो भी उतने ही, उस पर भी वो उतना ही स्पेंड कर रहा है, ये पेमेंट बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ रॉ मटेरियल देती हैं, तो रॉ मटेरियल जितने की वो एक्सपोर्ट करती हैं तो बदले में जो मशीनरी आती है वो बहुत महंगी होती है। तो वो ये जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब होगी ना। और उसके मुकाबले में अगर हम देखें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस या यूएस, जो एक दूसरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक टेक्नोलॉजी के बदले में दूसरा भी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है मतलब उनकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो बराबर है। और हमारी जो इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा महंगी होती हैं और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारी कम कीमत में पड़ जाती है। तो ये क्या है, दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बिकम, हाँ, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल कब होती है? कि जब एक कंट्री जो है वो ज़्यादा ख़रीदता है दूसरों से और कम जो है वो बेचता है। जैसे हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ज़्यादा महंगी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और सस्ती चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। United States have suffered from an unfavorable balance of payment for some years because of America's endless appetite for Italian fashions and Japanese cars and Chinese gadgets। अच्छा, इनकी फेवरेबल किस तरह से हुई है? क्योंकि ये ज़्यादा जो चाइना, फ्रांस और जापान से चीज़ें ख़रीद रहे थे, तो उस मशीनरी के बदले में, क्योंकि वहाँ से वो ज़्यादा महंगी चीज़ें ख़रीद रहे थे, तो इनकी जो ट्रेड थी वो इम्बैलेंस हो जाती थी। जो ओवर सप्लाई, अच्छा एक और चीज़ है कि अगर आप कोई चीज़ ओवर सप्लाई कर रहे हैं ऑफ एनीथिंग टेंड टू ड्राइव डाउन द प्राइस एंड मनी इज़ कमोडिटी। जब आप कोई चीज़ किसी दूसरे कंट्री को ओवर सप्लाई करते हैं फिर भी आपकी जो कमोडिटी की वैल्यू है वो कम पड़ जाती है। अमेरिकाज़ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट with its trading partner creates a permanent downward pressure on dollar which has been falling in recent year। ठीक है, अमेरिका की ट्रेडिंग पार्टनर्स में भी यही हुआ है कि वो ज़्यादा चीज़ें जो उनको सप्लाई कर रहा था, ओवर सप्लाई की वजह से उसकी जो डॉलर की कीमत है वो गिर गई थी। डिस्पाइट इट्स रिसेंट वीकनेस द अमेरिकन डॉलर इज स्टिल इन वर्ल्ड्स करेंसी। लेकिन इसके बावजूद ये है कि जो अमेरिकन डॉलर है वो स्टिल वर्ल्ड करेंसी में यूज़ होता है, ठीक है। ये इजीली कन्वर्टेबल करेंसी है। और स्पेशली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जब जो कंट्रीज़ हैं हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़, वो जब उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई थी तो उन सब ने जॉइन किया था, हार्ड करेंसीज़ ने जॉइन किया था डॉलर को। तो डॉलर में अब आप देख सकते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड्स होती हैं वो भी डॉलर्स में होती हैं, क्योंकि डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो इजीली कन्वर्टेबल है दूसरी करेंसीज़ में, ठीक। और फिर ये जो कोर कंट्रीज़ हैं इनका ग्रुप जो है G7 का, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, इनकी करेंसीज जो है ये इजीली कन्वर्टेबल होती हैं, ठीक। और इंटरनेशनल ट्रेड इनकी करेंसीज़ में हो सकती है, जबकि हमारी करेंसीज़ में इंटरनेशनल, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो सकती। अच्छा, तीसरी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमीज़ कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये है भी बहुत इजी है कि देखें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का जो कंट्री की इकोनॉमी है उस पर बहुत गहरा रोल होता है, क्योंकि जिस तरह की गवर्नमेंट आती है वो उसी तरह की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक। एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू बिगिंस विद एन एनुअल लेजिस्लेशन एक्ट कॉल्ड अ बजट। हर कंट्री में बनता है बजट विच रिफ्लेक्ट गवर्नमेंट्स आइडियोलॉजी। तो वो बजट जो है वो आपकी गवर्नमेंट आइडियोलॉजी बताता है, मतलब कि आप जिस चीज़ पर स्पेंड कर रहे हैं ना, तो ये बताता है कि आपकी
जो पार्टी है आपकी आइडियोलॉजी क्या है, ठीक। फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन की वेलफेयर पर स्पेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आइडियोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर पर स्पेंड करना है। अगर आप जो है वो डिफेंस पे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब है आपकी जो आइडियोलॉजी है वो अपने जस्ट बॉर्डर्स को सिक्योर करना है। तो होता क्या है, डिपेंडिंग अपॉन नेशनल प्रायोरिटीज़ द बजट में फोकस ऑन सोशल वेलफेयर लिफ्टिंग पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी, ठीक। कि बजट किस किस चीज़ पर फोकस कर सकता है, फोकस ऑन सोशल वेलफेयर लिफ्टिंग पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी, लोगों को गुर्बत से निकालने में, बिल्डिंग स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल्स एंड एंजॉइंग पब्लिक सर्विसेज सच एज लाइब्रेरी सिम्फोनी और ऑर्केस्ट्रास, ठीक। पब्लिक लाइब्रेरीज बनाने में, सिम्फोनी और ऑर्केस्ट्रास बनाने में, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। An unpopular and dictatorial government will typically invest in a pervasive internal security apparatus। तो जो डिक्टेटोरियल होती है गवर्नमेंट वो किस पर स्पेंड करती है, उसकी स्पेंड किस पर होगी, पुलिस के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करेगी, ठीक है। आर्मी के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करेगी कि बॉर्डर्स की ओर हों, पुलिस पे स्पेंड करेगी कि जो प्रोटेस्टर्स उठते हैं पुलिस उनको डील करे, ठीक है। स्पाइस के ऊपर स्पेंड करेगी कि लोगों की जासूसियाँ हों कि उसे पता चलता रहे कि कहाँ कहाँ पर लोग जो हैं वो इसके अगेंस्ट हैं, ठीक। स्पाइस पर करेगी हु कैन डिटेक्ट एंड डिफ्यूज़ रिबेलियन, जो रिबेलियंस को मतलब जो बागी होते हैं मुल्क के उन पर नज़र रख सके, ठीक। और उसके अलावा वो प्रेस पर स्पेंड करेगी, जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, सेंसरशिप लगा देना प्रेस के ऊपर, तो उसके ऊपर भी वो उनके ऊपर वॉच डॉग्स बिठा देते हैं, न्यूज़पेपर्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर, कि जो भी न्यूज़ आ रही है वो उसकी पहली स्क्रूटनी करे, अगर वो न्यूज़ उस डिक्टेटर के अगेंस्ट है तो उस न्यूज़ को काट दिया जाता है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों पर स्पेंड करना ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठीक है। डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज़ होती हैं। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी वेलफेयर की पॉलिसीज़ होती हैं, जिसमें लोगों को गुर्बत से निकालना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना। इस तरह से फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वेरी करती हैं और इसका आपकी इकोनॉमी के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, ठीक। अच्छा, अब टैक्सेशन किस तरह से होती है। टैक्सेशन के ऊपर कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं और कुछ एग्रीमेंट्स हैं। ऑन there are disagreements in every society on which classes of the citizen get to pay what level of tax, कि अच्छा, अब टैक्स के ऊपर, टैक्स लेने के ऊपर भी जो गवर्नमेंट्स या जो सोसाइटीज़ हैं उनका डिसएग्रीमेंट है, ठीक है, कि किन किन लोगों को टैक्स देना चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ लोग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के हक़ में होते हैं कि जो मुल्क के ज़्यादा अमीर लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें, ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं वो इक्वल टैक्सेशन के हक़ में होते हैं कि वो ये कहते हैं कि मुल्क में जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, एलीट क्लास से हैं, पुअर क्लास से हैं, वो एक जैसे टैक्स दें। अब ये जो पैराग्राफ है, नोट्स तो मैंने आपको भेज दिए थे, तो उनमें ये इस पैराग्राफ को आप देख लें, मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ नहीं आई होंगी। देयर आर डिसएग्रीमेंट्स इन एवरी सोसाइटी ऑन विच क्लासेस ऑफ सिटीजन्स गेट टू पे व्हाट लेवल ऑफ टैक्स, कि सिटीजन्स को किस तरह का टैक्स देना चाहिए, ठीक। क्योंकि सिटीजन्स की डिफरेंट क्लासेस होती हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, तो किस किस क्लास को किस तरह का टैक्स देना चाहिए, इस पर कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं। All the developed societies practice progressive taxation based on the idea that wealthier citizens should pay a greater percentage of their income, ठीक। जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं वो ये कहते हैं कि जो वेल्दियर सिटीज़न है वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें, ठीक। डेवलप्ड सोसाइटीज़ जिनमें ख़ास तौर पर डेमोक्रेसीज़ हैं या जो सोशल लिबरल लोग हैं वो ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना चाहिए जो अमीर लोग हैं मुल्क के, और उनको गरीबों की मदद भी करनी चाहिए। इस तरह की उनके आइडियोलॉजीज़ हैं। In social democratic societies, taxation is deeply progressive, with high earners paying a very substantial amount of income in taxes। अब सोशल डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ जो हैं वहाँ पर वैसे भी टैक्सेशन जो है वो प्रोग्रेसिव होती है कि जो हाई अर्नर्स होते हैं, ज़्यादा अर्न करने वाले होते हैं, वो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इनकम जो है, मतलब काफ़ी बड़ी अमाउंट अपनी इनकम की टैक्स के ऊपर लगाते हैं। तो प्रोग्रेसिव taxation has been seriously challenged in America, where advocate of the flat flux argue that we should all pay the same percentage of our income in taxes, ठीक है। तो जबकि जो अमेरिका में भी इवन जो कंजर्वेटिव्स हैं वहाँ पर भी लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स का कॉन्सेप्ट है ना, तो लिबरल्स तो ये कहते हैं कि जो हैं एलीट क्लास है वो ज़्यादा टैक्स दे, ठीक है।
लेकिन जो कंजर्वेटिव्स हैं वो ये कहते हैं कि सारी जो सिटीजन्स हैं उनको इक्वल टैक्स देना चाहिए, और उन्होंने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को चैलेंज किया है। और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है कि जो क्लास की रिच सेक्शन ऑफ जो क्लास की रिच सेक्शन है सोसाइटी का, वो ज़्यादा टैक्स पे करे। तो इस चीज़ को कंजर्वेटिव्स ने चैलेंज किया। उसने ये कहा है कि टैक्स जो है वो सारे बराबर देंगे। इन नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप, लिबरल्स एंड सोशल डेमोक्रेट्स आर्ग्यू फॉर फेयरली स्टीप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप में क्या है, जो वहाँ पर जो लिबरल्स एंड सोशल डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने ये आर्ग्यू किया है कि स्टीप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होनी चाहिए, ठीक है। जबकि कंजर्वेटिव्स ऑन बोथ साइड दे क्लेम दैट इफ़ द वेल्दी टैक्स पेयर आर अलाउड टू कीप मोर ऑफ देयर इनकम, दे विल इन्वेस्ट इन सोसाइटी क्रिएटिंग जॉब्स एंड well for everyone. A theory called supply side economies, or sometimes trickles down theory, since money is supposed to trickle down from rich. कि जो कंजर्वेटिव्स हैं वो क्या कहते हैं कि बजाय इसके कि आप इनसे ज़्यादा टैक्स लें, इन लोगों को अपनी जो अमाउंट है, अपनी जो वेल्थ है, उसको स्पेंड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने में। जो गरीब लोग हैं उनको जॉब्स दे दें, ठीक है। और या ये सोसाइटी के ऊपर इन्वेस्ट करें, जॉब्स क्रिएट करें, वेल्थ हर एक के लिए क्रिएट करें, ठीक, जिसे सप्लाई साइड इकोनॉमी और ट्रिकल्स डाउन थ्योरी कहा जाता है। ट्रिकल्स डाउन थ्योरी क्या है, इसकी एग्जांपल इस तरह से है ना कि एक आप पैसों का बैग या कोई थैली लें, उसके ऊपर आप पैसे डालें 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 डालें, और जो एंड में जब ये बैग फुल भर जाते तो ऊपर से पैसे खुद ब खुद नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ये ट्रिकल्स डाउन है। वो ये कहते हैं कि जब एक अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है, उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और जो उसकी ज़रूरत के नहीं होते, तो वो ख़ुद बहुत जो है वो दूसरों को प्रोवाइड करते हैं। मतलब उससे गिर कर नीचे वाली सेक्शन की तरफ, लोअर क्लास की तरफ जाते हैं। तो उसे ये चाहिए कि वो लोअर क्लास पर स्पेंड करे, जो उसे ज़रूरत नहीं है जिन पैसों में से, वो लोअर क्लास पर स्पेंड करे, उनकी वेलफेयर के लिए स्पेंड करे, उनके लिए जॉब्स क्रिएट करे, ठीक है, और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दे कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करने में। तो ये वहाँ के कंजर्वेटिव्स का ख्याल है, ठीक। आई थिंक नाउ यू आर क्लियर विद द आइडिया ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड ट्रिकल्स डाउन थ्योरी। जो कंजर्वेटिव्स हैं वो ट्रिकल्स डाउन थ्योरी के हक़ में है, जबकि जो सोशल डेमोक्रेट्स एंड लिबरल्स हैं वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के हक़ में हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड इमर्जिंग मार्केट्स, ठीक। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और इमर्जिंग मार्केट्स को हम देखेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।